हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट में संकुलन प्रभार यानी पैकेजिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। पैकेजिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या इनटू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एकक सेल का कुल आयतन इनटू 100। यानी प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या, गोले मतलब क्या हो गए? परमाणु, जिसको हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, इनटू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन एकक सेल का कुल आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब इनटू 100। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। अब हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड में संकुलन प्रभार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक के लिए सेम वही फॉर्मूला, z इंटू वी एस अपॉन क्या हो जाएगा? ए क्यूब इंटू 100। तो सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 बताया था। प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक परमाणु होता है और योगदान क्या होगा एक परमाणु का? 1/8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। किसी भी गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन अपॉन ए क्यूब। क्योंकि हमने एससीसी के लिए इसकी त्रिज्या निकाली थी, ए बराबर क्या आया था? 2r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब इंटू 100। यहाँ पे भी हम 100 लिख लेंगे। अब r क्यूब से ये क्या हो जाएगा? जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 इंटू 4/3, 4/3 पाई। पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? पाई बराबर 22/7। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आर क्यूब कैंसिल हो गया था, इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू, और यहाँ पे हमारा क्या था? 8 था। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 11 क्या हो जाएगा? 11/7 3 जा 21 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 52.3 आएगा। यानी एससीसी का संकुलन प्रभार 52.3% होगा, 52.3 होगा। ये तो बात हो गई एससीसी के लिए। अब हम बात करते हैं बीसीसी के लिए। अब हम बात करते हैं बीसीसी में। तो बीसीसी के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या इनटू गोले द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एकक सेल का कुल आयतन इनटू 100। तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। यानी गोलों की संख्या क्या हो गई? 2 इंटू गोले का आयतन वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट की दी है 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 100। ए क्यूब आपको जब इसकी रेडियस निकालनी बताई थी, तो चूंकि आर बराबर क्या होता है? √3/4। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगी वैल्यू, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 4/√3r। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब इंटू √3 का, ये क्या है? नीचे डिवाइड में होगा इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, √3 का क्यूब। अब √3 का क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे, यानी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 और एक 3 बचेगा। तो इसका क्यूब सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 3√3। अब 4 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू 4 यानी क्या आ जाएगा? 64। अब 4 2 जा 8, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, 4 2 जा 8,
8 1 जा 8, 8 8 जा 64 इंटू 22 इंटू 3√3। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी क्या हो जाएगा 8, ये कैंसिल हो गया, 22 इंटू 1.732 अपॉन 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हम इसको यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा 22 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68.05। तो ये यानी बीसीसी का संकुलन प्रभाज क्या होगा? 68.05 होगा। अब बात करेंगे एफसीसी की। एफसीसी का संकुलन प्रभाज भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 इंटू गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ अपॉन a³। इसके लिए जो हमने रेडियस निकाली थी, तो इसकी रेडियस क्या थी? r बराबर a/2√2। तो इसलिए क्या हो जाएगा? a बराबर 2√2r। ये आपको, यानी हम a की जगह क्या रखेंगे? 2√2r³। अब 4 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 इंटू r³, 3 इंटू 7। अब a की वैल्यू, a³ की वैल्यू क्या रखेंगे? इंटू 2√2 इंटू r³, यानी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू r³ अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2√2³ इंटू r³। r³ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। ये r³ इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2√2³ इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी वैल्यू क्या बची है? फोर इंटू 4 इंटू 22 इंटू r³ अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2√2³ इंटू r³ क्या हो गया? कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है? 4 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू, जो हम 2√2 यानी 2³ निकालेंगे इंटू √2³ निकालेंगे। जब √2³ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 2√2 आंसर आएगा, यानी √2 इंटू √2 का क्या हो गया? 2 और इंटू ये √2, तो इसका क्या आ जाएगा? क्यूब सॉल्व करेंगे 2√2, तो 2³ इंटू क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू 100, यानी 4 जा क्या हो जाएगा? 16 इंटू 22 अपॉन 3 7 जा 21 इंटू 2 का जो हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 इंटू √2 की वैल्यू क्या होगी? 1.414। ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। √2 की वैल्यू क्या होगी? 1.414 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 74.08, यानी एफसीसी का संकुलन प्रभाज क्या होगा? 74.08 होगा। एफसीसी का संकुलन प्रभाज 52.3,
BCC का संकुलन प्रभार 68.05 एंड FCC का संकुलन प्रभार 74.08 होगा। ठीक, अब आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात की बात करते हैं। त्रिज्या अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, यानी रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। किसी भी का जब हम त्रिज्या अनुपात निकालते हैं तो हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होगी इसके बारे में पता चलता है। यदि त्रिज्या अनुपात या रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 आता है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और इसकी जो क्रिस्टल संरचना है वो समतली त्रिकोणीय होगी। फॉर एग्जाम्पल B2O3, Bn आदि। यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसकी क्रिस्टल संरचना चतुष्फलकीय होगी। फॉर एग्जाम्पल ZnS और ZnO आदि। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और क्रिस्टल संरचना अष्टफलकीय होगी। फॉर एग्जाम्पल NaCl, AgCl आदि। और यदि इसका त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1.00 के बीच में आता है तो इसके लिए उप सहसंयोजन संख्या 8 होगी और क्रिस्टल संरचना घनीय होगी, जैसे CsCl और CsBr आदि की। जैसे ये न्यूमेरिकल है, दो आयनों A+ तथा B- की त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर तथा 200 पिकोमीटर है। यौगिक AB का निबिड़ संकुलित क्रिस्टल है तो A+ आयन की उप सहसंयोजन संख्या बताइए। तो उप सहसंयोजन संख्या बताने के लिए आपको इसमें क्या दिया हुआ, त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं। इसके लिए हम क्या करें, त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या है, धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 88 पिकोमीटर और ऋणायन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 200 पिकोमीटर। यानी 88 पिकोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा, ऋणायन की त्रिज्या 200 पिकोमीटर। जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, 0.44, यानी ये हमारा जो भी टेबल बताया उसमें किसके बीच में आ रहा है, 0.414 से 0.732 के बीच में। यानी किसके बीच में आ रहा है, थर्ड वाले के बीच में, 0.414 से 0.732 के बीच में। इसलिए A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, अष्टफलकीय होगा। अब हम बात करते हैं आयनिक ठोसों की संरचना की। आयनिक यौगिकों की संरचना, यानी आयनिक यौगिक इसमें आपको 3 प्रकार के पढ़ेंगे। AB प्रकार का आयनिक यौगिक, AB2 प्रकार का आयनिक यौगिक और A2B प्रकार का आयनिक यौगिक। AB मतलब क्या है, एक धनायन और एक ऋणायन हो। AB2 का मतलब क्या, एक धनायन और 2 ऋणायन हो। और A2B का मतलब क्या, 2 धनायन और 1 ऋणायन हो। यानी जिसमें केवल एक धनायन 1 ऋणायन होगा वो AB प्रकार का होगा। जैसे NaCl, ZnS, CsCl, इसमें एक धनायन और 1 ऋणायन है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का 6 होगा, Cl- का 6 होगा। ऐसे ही Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, H2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और Cl- का यहाँ पे 8 होगा। अब हम बात करते हैं एक धनायन और 2 ऋणायन की। एक धनायन और 2 ऋणायन में क्या आता है, फ्लोराइड प्रकार की संरचना आती है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड। इसके लिए Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और F2F- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब हम बात करते हैं 2 धनायन और 1 ऋणायन की। तो इसमें आता है Na2O, 2Na+ O2-, इसमें प्रति फ्लोराइड टाइप की संरचना आती है। Na2O में 2Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और O2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। थैंक यू।